अब ये जो आप देख रहे हैं ना, देख के लग रहा है बड़ा खतरनाक मामला है। ये टेस्ट नंबर 3 है, जिसको बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी तकनीक ये वाली है, और मेरा ख्याल है कि कुछ केसेस के मामले में इसको हमें वैलिडेट करना चाहिए समय के साथ। अभी ना भी करें, जब सही समय है तब कर देना चाहिए। भारत दुनिया का वो देश है जिसने दुनिया के इतिहास में पहली बार इस टेस्ट के बेस पे एक व्यक्ति को उम्र कैद दी थी 2008 में। हालांकि बाद में वो कैंसिल हो गया। समझिए क्या टेस्ट है। देखिए, अगर मैं कहूं कि ब्रेन मैपिंग है तो एक बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक ईसीजी सुना होगा और एक ईईजी सुना होगा। सुना है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होगा। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ईईजी होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। सेफल ये शब्द जहां भी है इसका मतलब दिमाग की बात चल रही है। कार्डियो शब्द जहां भी है इसका मतलब दिल की बात चल रही है। ठीक है। ये जो लेबोरेटरीज हैं, टेस्टिंग मैकेनिज्म है ना, बहुत मुश्किल होता है ये समझना कि शरीर के अंदर क्या दिक्कतें चल रही हैं। इसलिए मेडिसिन के विकास से ज्यादा जरूरी है पैथोलॉजी में ये समझ पाना कि क्या दिक्कत चल रही है। दवाई तो बन जाएगी, पहले समझ तो है कि हो क्या रहा है इस व्यक्ति को अंदर। अच्छा, उसके अंदर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए खोल देंगे तो फिर बंद करना मुश्किल हो जाता है। तो बिना किसी को ऑपरेट किए पता करना है कि उसके अंदर क्या दिक्कतें हैं। इसी प्रोसेस में सारी तकनीकें आती हैं, जिनका अगला स्तर एमआरआई है, सीटी स्कैन है, वो आपने सुना होगा इन सब का नाम। ईसीजी क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रो से शुरू हो रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। हम लोग सोचते हैं कि आत्मा है, चेतना है, वो सब सोचते हैं। लेकिन न्यूरो साइंस में जितनी स्टडीज हो रही हैं, न्यूरो साइंस इस समय की बहुत महत्वपूर्ण साइंस है। न्यूरो साइंस का मतलब है दिमाग, ब्रेन को स्टडी करना। कुछ तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस हैं। कुछ लोगों ने एक स्टडी निकाली कि ब्रेन के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कहते हैं उस पार्ट को। और बहुत स्टडीज हुई तो पता लगा कि हमारे दिमाग के कौन से हिस्से किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। ये दिमाग की फोटो है। और इस दिमाग का आगे जो हिस्सा ये है, इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब स्टडीज बड़ी स्पष्ट हैं कि आप जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए ये भाग जिम्मेदार है। और इसके अलावा जो अपराधी हैं, जो बहुत वायलेंट लोग हैं, बहुत एग्रेसिव लोग हैं, बहुत गुस्सैल, चिड़चिड़े, आक्रामक लोग, उनकी उस सारी आक्रामकता के लिए भी ये वाला भाग जिम्मेदार है। तो न्यूरो क्रिमिनोलॉजी में एक समाधान ये आया कि भाई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रेप किया, मर्डर कर दिया उसने किसी का, आपने 14 साल जेल में डाला उसको, जेल में 4 मर्डर कर दिए। अब जेल के कैदी भी कह रहे हैं सर इसको छोड़ दीजिए, बस इसी तरह से हमें जेल में रख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। अब आप एकांत कारावास में रखेंगे तो उसके फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं। तो अमेरिका में 1930s के आसपास से एक प्रयोग चला, वैसे 1870s के आसपास से हो गया था शुरू। लोबोटॉमी एक सर्जरी होती है, ल्यूकोटमी भी कहते हैं उसको, दोनों नाम चलते हैं। तो एक बात कहिए कि अगर हम इस पार्ट का बाकी ब्रेन के साथ कनेक्शन काट दें, कनेक्शन कैसे? वो जो वायरिंग है बेसिकली समझ लीजिए, जो वायर्स जा रही हैं, जो मतलब नसें जा रही हैं, उसको जब हम काट दें बीच में से, ये पार्ट भी रहेगा, निकालने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा पार्ट है, निकालना वैसे मुश्किल काम हो जाएगा। केवल कनेक्शन काट देना है। तो क्या होगा कि व्यक्ति गुस्सा करना चाहेगा तो भी गुस्सा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग का वो वाला पार्ट काम ही नहीं कर रहा कि गुस्सा कर सके। और ये सर्जरी अमेरिका में 1930-40 के बाद हजारों लाखों लोगों की हुई। यहां तक हुआ कि कोई बच्चा है बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत आक्रामक कोई व्यक्ति है, या उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है। सिजोफ्रेनिया एक प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी में, स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर आपने नाम सुना होगा। एपिलेप्सी कई लोगों को हो जाती है। एपिलेप्सी समझते हैं ना? हिंदी में क्या बोलते हैं एपिलेप्सी को? मिर्गी, मिर्गी का दौरा पड़ना। बाइपोलर डिसऑर्डर पे फिल्में बनी है। एक व्यक्ति है, एक एक फेज में बहुत गुस्से वाला, एकदम अलग व्यक्ति, और दूसरे में एकदम विनम्र हो जाता है। दो ध्रुवों पर उसका व्यवहार चलता रहता है, उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। और स्किजोफ्रेनिया का मतलब है कि व्यक्ति बहुत तनाव लेता है,
एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की चीज़ है, उससे लिंक्ड है। जैसे किसी व्यक्ति को इतनी चिंता रहती है हर समय कि वो घर से बाहर निकला, अचानक देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है ऐसे ही। इसको लगता है क्यों खड़ा है, लगता है साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। तब तक उस आदमी ने किसी और को ऐसे ही इशारा किया, ओहो ये भी शामिल है, दोनों मिलकर मेरी हत्या कर देंगे लगता है, अब मैं क्या करूं। अपने घर के अंदर भागा, टेबल के नीचे जाकर छुप गया और 2 घंटे तक निकल नहीं रहा। फिर घर में कोई आया, उसने कहा अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आओ। इसको लग रहा है तुम भी शामिल हो। इस तरह के तनाव, इस तरह की एंग्जाइटी कुछ लोगों को होती है। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे लक्षणों में से एक लक्षण कुछ लोगों को ऐसा दिखता है। ये वो लोग हैं जिनका दिमाग कंट्रोल नहीं हो पाता, वो सब प्रॉब्लम्स यहां से होती हैं। तो एक तरीका है कि इसके तार काटो तो काम खत्म करो, न उतना तनाव होगा, लोग मस्त रहेंगे। लेकिन ऐसे बहुत केसेस हुए, कई लोग ठीक भी हुए, वो थोड़े पैसिव हो जाते हैं, बहुत ज़िंदगी उनकी रंगीन नहीं होती, बहुत मस्त मौला नहीं होती, लेकिन हाँ कम से कम उतना एग्रेशन नहीं रहता, गुस्सा नहीं रहता, नफरत नहीं रहती। कभी कभी गलत भी हो जाता है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति का नाम सुना होगा आपने, जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका सबसे स्मार्ट राष्ट्रपति हुए, सबसे सुंदर राष्ट्रपति। ऐसे भारत में बोलते हैं ना, राजीव गांधी सबसे स्मार्ट प्रधानमंत्री हुए अब तक, सबसे सुंदर प्रधानमंत्री हुए। मतलब कोई प्रधानमंत्री सुंदर है नहीं, कोई कसौटी नहीं है, लेकिन कहने वाले कहते हैं। तो JF कैनेडी बड़े स्मार्ट आदमी थे, बाद में उनकी हत्या हो गई। 1941 में उनकी बहन रोजमेरी कैनेडी के साथ लोबोटॉमी का सर्जरी हुई, और उनकी बहन, ये है उनकी बहन रोजमेरी कैनेडी। और दुर्भाग्य ये कि उस सर्जरी के बाद ये जिंदगी भर उठ नहीं पाई, मतलब नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, इनकैपेसिटेटेड हो गई। इसका मतलब उनकी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जो क्षमताएं थी वो सारी खत्म हो गई। तो आजकल न्यूरो क्रिमिनोलॉजी में, आजकल न्यूरो मेडिकल साइंसेस में बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, जिनमें से कुछ चीज़ों को हम समझेंगे। और उसमें से एक चीज़ ECG और EEG आई। न्यूरो मतलब EEG, ECG तो हार्ट का मामला है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो कनेक्टिविटीज़ हैं वो सारी इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में होती हैं। तो जब हमारा दिल है, दिल क्या करता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। तो जब दिल सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उस समय जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है बॉडी में, उसको हम कैप्चर कर लेते हैं कैसे, ECG से। कभी ECG आपका, अभी क्या हुआ होगा आप लोगों का, छोटे बच्चे आप लोग तो हैं, जब ECG होता है तो 3-4 चीज़ें लगाते हैं पेट के हिस्से में, इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली, वो उस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं। और जनरली क्या होता है, ऐसा ऐसा करके ग्राफ आता रहता है, और उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि अगर ग्राफ में रिदम ठीक है तो इसका मतलब दिल ठीक काम कर रहा है। तो ECG क्या है, दिल की गतिविधियों को इलेक्ट्रिक पल्सेस के ग्राफ के रूप में समझना कि दिल ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये तो आसान था। बाद में वैज्ञानिकों ने उससे मुश्किल चीज बनाई, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ये ब्रेन का है, और इसमें क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ब्रेन में चीजें ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। जैसे ब्रेन ट्यूमर किसी को होने का खतरा हो तो क्या होगा, उसका EEG होगा। किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, ऐसे लोग हैं कि 2-2 साल हो गए ठीक से सो ही नहीं पा रहे, 1 घंटे की नींद की एवरेज आ रही है, नींद ही नहीं आती, इसका मतलब ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका EEG होगा। या चोट लगी, मेमोरी खत्म हो गई या कम हो गई, या ब्रेन ठीक वैसे काम नहीं कर रहा, तो उसका EEG करना पड़ेगा। EEG कैसे करते हैं, तो कंसेप्ट ये कि जो ब्रेन की सेल्स हैं आपस में जब कम्युनिकेट करती हैं तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में करती हैं। अब इलेक्ट्रिकल पल्सेस अगर हमें पता लग जाए कि दिमाग के कौन से हिस्से में इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फ्रीक्वेंसी क्या है, और हम चेक कर लें कि उतनी उतनी है या नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि दिमाग ठीक काम कर रहा है। कितना सिंपल है। तो 1965 के आसपास EEG एक अच्छे लेवल पे आ चुका था, और इसका तरीका क्या होता है कि हम दिमाग पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, कितने, 32, यानी खोपड़ी में 32 पॉइंट्स पर हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल जैसी करंट जनरेट होगा उसको कैप्चर कर लेगा, और साथ में कंप्यूटर है, कंप्यूटर उसको नोट कर लेगा, और नोट करने के बेस पे ग्राफ बना देगा कि कौन कौन से पार्ट में कैसी कैसी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो जब EEG होता है, EEG की फोटो ऐसी आती है,
कुछ कुछ ईसीजी जैसी, लेकिन उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स काम कर रहे होते हैं। जैसे नींद हमारी कैसी है, आपने सुना होगा नींद में भी अल्फा लेवल पे गए कि नहीं गए, बीटा पे गए कि नहीं गए, ये सब उसका एक सर्वे है, नींद का सर्वे है। आजकल तो नींद की स्टडीज भी बहुत प्रामाणिक हो गई है ना। अब ये नहीं है कि गहरी नींद आती है, लेटता हूँ, सो जाता हूँ, नींद नहीं आती है, वो ईईजी कर लेंगे तुरंत। ईईजी करके बताएंगे कि आप नींद की 4-5 अवस्थाओं में किस अवस्था में कितनी देर रहे और वो आपके लिए पर्याप्त है या नहीं है, वो उस लेवल पे आजकल बातें चलती हैं। इस ईईजी को 1965 में एक वैज्ञानिक ने कन्वर्ट किया एक टेस्ट के रूप में, और उस टेस्ट का जो नाम है वो नाम है ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल, BEAP। ये पहला एक्सपेरिमेंट था अपराध को समझने के लिए, ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल। क्या किया उस आदमी ने, उसने एक वेव का पैटर्न निकाला जिसको बोलते हैं P300 वेव पैटर्न। और क्या स्टडी की सोचिए, रिसर्च करते करते उसने पाया कि हमारा दिमाग शांत है। जैसी कोई ऐसा इनपुट मिलेगा जो हमारी मेमोरी से लिंक्ड है, हमारे दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट होती है, उस वेव का नाम है P300। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, कुछ मैंने 5-6 ऐसे शब्द बोले जो आप नहीं जानते। जैसे मैंने अल्जीरिया देश का नाम बोला, आपको बहुत आइडिया नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने किसी दूसरे देश के गांव का नाम बोल दिया, आपको नहीं पता। उस देश के गांव में रहने वाले एक व्यक्ति का नाम बोला, आपको नहीं पता। अपने देश के एक गांव का नाम बोला, आपको नहीं पता। किसी किताब का नाम बोला, आपको नहीं पता। तो दिमाग में ठीक है, नॉर्मल चीज चल रही है। अचानक मैंने एक ऐसे व्यक्ति का नाम बोला जिसको आप जानते हैं, जैसे ही मैं बोलूंगा आपके दिमाग में P300 वेव जनरेट हो जाएगी, और जो आप नहीं जानते वहां नहीं होगी। ये उसने रिसर्च की, और उसको लगा कि अगर ये हो रहा है तो हम किसी आरोपी को ऐसे सवाल पूछ के जिनका संबंध उस अपराध की घटना के साथ हो, ये चेक कर सकते हैं कि ये उसके बारे में जानता था कि नहीं जानता था। अगर जानता होगा तो P300 वेव बनेगी, नहीं जानता होगा तो वेव नहीं बनेगी। कितना सिंपल है। और इस टेस्ट का नाम रखा गया BEAP। और भारत में एक वैज्ञानिक ने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, उसका नाम रखा BEOS, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर बोलते हैं इसको। ये जो वैज्ञानिक हैं इनका नाम चंपादी मुकुंदन है, और ये बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल स्टडीज शायद कुछ नाम है, उसमें काम करते थे पहले, बाद में उन्होंने अपना रिसर्च लेवल शुरू किया। BEAP में एक दिक्कत थी। जैसे मान लीजिए अपराध की बात चल रही है, आपने पूछा चाकू, वेव बन गई। फ्रिज, वेव बन गई। पर अभी एक रिस्क हो सकता है इस मामले में, किसी मामले में भी रिस्क हो सकता है। मान लीजिए कि मैं अपराधी था, वेव बनेगी मेरे दिमाग में। मान लीजिए कि मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने किसी को बताया था कि मैं क्या कर रहा हूं, जानकारी उसको भी है, उसके सामने सवाल किया, वेव बन गई उसके अंदर भी। तीसरा व्यक्ति, उसने अखबार में पढ़ा था, जानकारी थी, वेव बन गई उसके अंदर भी। तो अपराधी था, या अपराध का केवल देखने वाला था, विटनेस था, या अपराध को केवल उसने कहीं से सुन लिया था, पढ़ लिया था, ये कैसे पता लगाएं? कुछ साबित तो नहीं हो रहा इससे। तो इन साहब ने BEOS में ये दावा किया कि हम इस डिफरेंस को भी पकड़ सकते हैं, कि इस वेव से ये पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति की इस वाले मामले में भूमिका केवल विटनेस की थी या इसमें इन्वॉल्वमेंट की भूमिका थी। और वो भी कैसे पहचान सकते हैं? जो वेव्स बनती हैं उनके पैटर्न के अंतर से पहचान सकते हैं। ये टेस्ट बड़ा सुपरहिट हो गया भारत में। और जब ये टेस्ट सुपरहिट हुआ, और ये होता कैसे, एकदम EEG के तरीके से होता है। ये देखिए, ये है, अगर कोर्ट कहती है कि ब्रेन मैपिंग करो इस केस में, तो ऐसे होगा। 32 इलेक्ट्रोड सिर पे लगाए जाएंगे। उसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन ही पूछते हैं। इसमें व्यक्ति आंख बंद करके बैठा हुआ है, या आंख खोलते हैं, कभी कभी दिखाते हैं कुछ चीजें। ना कुछ बोलना है, ना बेहोश करना है, कुछ नहीं करना है। कुछ शब्द बोलेंगे, कुछ वाक्य बोलेंगे, कुछ चित्र दिखा देंगे, कोई फिल्म भी दिखा सकते हैं सामने।
इसे कुछ नहीं बोलना, ये कितनी भी ताकत लगा ले अपने ब्रेन की वेव जनरेट होने से रोक नहीं सकता, सीधी सी बात है, वो तो जनरेट हो ही जाएगी। इसलिए पॉलीग्राफ में धोखा देना आसान काम है। जो नार्को है उसमें धोखा नहीं दे सकते, लेकिन उसमें मर सकता है आदमी या परेशान हो सकता है। इसमें ना धोखा दे सकता है ना मर सकता है, इसलिए इसमें जो वैलिडेशन वाला मामला है सबसे स्ट्रांग माना जाता है। और इसका फायदा ये हुआ कि 2005-7 के आसपास दो राज्यों ने, देखिए ऐसी रिपोर्ट्स भी लगभग ऐसी आती हैं इसमें, 2005-7 के आसपास दो राज्यों ने, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र, इनको समझ में आएगा कि ब्रेन मैपिंग ऐसी चीज है कि इससे अपराधियों को बहुत जल्दी हम कन्विक्ट कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर वो साबित हो गया कि बेकसूर है तो क्यों परेशान करें, छोड़ो उसको। और यदि साबित हो रहा है कि अपराधी है तो एक प्रूफ मिल जाएगा, कम से कम टाइम बचेगा, जल्दी हम काम करेंगे अपना। तो गुजरात में एक उस समय महिला थी जिनका नाम था संतोख बेन जडेजा, पोरबंदर जो महात्मा गांधी का इलाका है वहां, जूनागढ़ के आसपास। भारत की बहुत रेयर जो महिला गैंगस्टर्स हुई हैं उनमें से एक ये थी। अगर आप गुजरात से होंगे तो उनका नाम जरूर जानते होंगे। एक फिल्म सुनी अपने गॉड मदर, एक बार देख लीजिए, फिल्म बहुत शानदार फिल्म है, शबाना आजमी उसमें लीड रोल में थी, पंचायती राज से लिंक्ड है। वो गॉड मदर फिल्म इनकी कहानी पे टिकी हुई है, इनको वहां के लोग गॉड मदर ही कहते हैं। एक बहुत बड़ा गैंग जिसमें मतलब कम से कम 100 लोग गैंग में शामिल थे। 14 मर्डर्स का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ था, 500 और केसेस के आरोप थे। परिवार में भी कई लोगों की हत्याओं के आरोप लगे। तो वहां के लोगों को लगने लगा था कि भाई कुछ सीरियस होना चाहिए। बाद में इनको वहां से बेदखल कर दिया था, राजकोट में शिफ्ट किया गया था, अब इनकी मृत्यु हो गई। तब अंत में जूनागढ़ की अदालत ने 2007 जून की बात है, आदेश दिया कि इनका ब्रेन मैपिंग होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, 2000 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका नाम सुना है, एनएचआरसी का नाम है ना, एनएचआरसी ने 2000 में कहा था कि बिना परमिशन के पॉलीग्राफ नहीं हो सकता किसी का। अब इससे दोनों व्याख्याएं हो सकते हैं कि पॉलीग्राफ के लिए कहा था, इसके लिए थोड़ा ना कहा था। दूसरा ये कि इस तरह के हर टेस्ट के बारे में कहा था। तो जूनागढ़ की अदालत ने आदेश दिया कि आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, लेकिन एक टाइम दिया 15-20 दिन का कि अगर आप हाई कोर्ट जाके अपील करना चाहें तो कर लीजिए। फिर ये वहां से हाई कोर्ट चली गई। पहले जूनागढ़ कोर्ट में था, सेशन कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी कहा कि अदालत का फैसला एकदम ठीक है, आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, लेकिन इतना टाइम दे रहे हैं, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। इनका टेस्ट हुआ नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामले मिला के, इसके साथ साथ और कई मामले मिला के 2010 में एक फैसला दिया जिसको बोलते हैं सेल्वी का फैसला, जो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप किसी को टेस्ट के लिए कंपल्शन नहीं कर सकते। तो गुजरात सरकार तैयार थी, एकदम मूड में थी कि टेस्ट करवा के मानेंगे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और आगे बढ़ गई, क्योंकि ये संतोख बेन तैयार हुई नहीं टेस्ट करवाने के लिए। तो इसी पे झगड़ा चलता रहा, टेस्ट होगा कि नहीं होगा। पर महाराष्ट्र में जो एक शहर है पुणे, वहां एक ऐसा केस हुआ जो दुनिया का पहला केस है जिसमें ब्रेन मैपिंग के बेस पे सजा दी गई किसी व्यक्ति को। दुनिया का, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया का पहला केस था। केस बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि वो सब लोग अभी जीवित हैं तो हम उनके सम्मान से क्यों खेलें, तो मैं नाम थोड़ा चेंज करके बताता हूं आपको। एक लड़की थी 24-25 साल की, उसका नाम समझ लीजिए कि ए था। एक लड़का था, उसका नाम समझ लीजिए कि यू था। एक और लड़का था, समझ लीजिए उसका नाम पी था। ठीक। तो ए और यू देश के एक ही राज्य से थे। मैं राज्य का नाम भी नहीं बोल रहा फिलहाल, बहुत मन करे क्लास के बाद चुपके से पूछ लीजिएगा, बता दूंगा सर। तो एक ही राज्य से थे, प्रेम करते थे, इनकी फैमिलीज मान गई, एंगेजमेंट भी हो गई कि ठीक है शादी करेंगे, पर अभी छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई कर ले, बाद में शादी कर देंगे। तो ये दोनों बच्चे एमबीए करने के लिए पुणे आए, पढ़ने लगे, और ये तय था कि शादी करेंगे आगे चल के। ये जो मिस्टर पी हैं, ये भी एमबीए करने के लिए पुणे आए, और ये आए थे देश के किसी और हिस्से से, मैं क्यों शहर का नाम लिखूं, देश के किसी और हिस्से से आए थे। ठीक। ये भी वहां पढ़ने आए थे, एक ही क्लास में थे।
जैसा फिल्मों में होता है वैसा ही हो गया। जो मिस ए हैं कहते हैं कि इनको धीरे धीरे लगा कि नहीं, मेरे लिए सही जीवन साथी मिस्टर पी होंगे, यू नहीं होंगे। तो ए और पी में प्रेम हो गया और यू बेचारा अकेला हो गया। तो यू ने अपने पेरेंट्स से कहा, दूसरे पेरेंट्स से कहा कि क्या खेल चल रहा है मेरे साथ। तो पेरेंट्स ने भी समझाया दोनों को। उसके बाद कहते हैं जो केस में लिखा हुआ है, ए और पी वहां से भाग गए। खूब हल्ला मचा, शोर हुआ, खूब हुआ। अंत में फिर ए वापस वहां पहुंची और उसने यू से कहा, आप समझ रहे हैं यू कौन है? यू कौन है जिसे शादी होने वाली थी, ठीक है। तो उसने यू को बुलाया एक रेस्टोरेंट में, बहुत फेमस रेस्टोरेंट में बुलाया पुणे में। तो यू आया, नाराज भी था। तो उसने कहा नाराज मत हो, गलतियां हो जाती हैं। मैं भी शिरडी के मंदिर गई थी, वहां से प्रसाद लाई हूं, सब ठीक होगा, लो प्रसाद तो खाओ। तो उसने प्रसाद खाया। आरोप है कि प्रसाद में आर्सेनिक मिला हुआ था और इतना ज्यादा मिला हुआ था कि प्रसाद खाने के कुछ सेकंड्स के बाद उस व्यक्ति को दिक्कत हुई और कुछ मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मौत हुई बताओ? पता है ना, यू की हुई। हाँ, यू की मौत हो गई। पुलिस आ गई तो ये पहले माना गया कि एक्सीडेंटल डेथ है, पता नहीं क्या था। फिर जो यू मरा था उसके पेरेंट्स ने आरोप लगाया ए पे, पूरी कहानी बताई पुलिस को। फिर ए पे चार्ज लगा, इन्वेस्टिगेशन हुई, सबूत कोई था नहीं। उस समय तक सीसीटीवी उस तरह से होते नहीं थे। ये भी साबित नहीं हो सकता था कि प्रसाद ए ने यू को दिया। कैसे साबित हो जाएगा? सीसीटीवी तो है नहीं और कोई चुपके से अब कुछ कहे खाने के लिए, कोई और वहां पर देख नहीं रहा, कैसे साबित होगा? तो पुलिस ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिश की लेकिन कुछ साबित कर नहीं पा रही थी। अंत में उस केस में तय हुआ कि भाई हम BEOS करवाएंगे और इनसे कहा गया मिस ए से कि आप ये टेस्ट करवा लीजिए। पुलिस समझाती है कि देखो टेस्ट करवा लो, तुम तो ईमानदार हो, इससे बच जाओगे, बहुत ठोस बात हो जाएगी, टेंशन मत लो, उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ बात अच्छी हो जाती है। अभियुक्त सोचते हैं अच्छा इससे मैं कम से कम 3rd डिग्री से बच जाऊंगा, कम से कम पिटाई नहीं होगी मेरी। तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है करवा लेते हैं। तो उसकी परमिशन से ही हुआ और इस टेस्ट में साबित हो गया कि उसी ने खून किया है। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, प्रसाद, बत्ती जल गई। फिर 4 सवाल ऐसे पूछे, पेड़ पौधे कुछ नहीं जल रहा। प्रसाद में आर्सेनिक, फिर बत्ती जल गई। फिर आर्सेनिक कहाँ से खरीदा था, उस शॉप का नाम बोला, बत्ती जल गई। और ऐसे करते करते 15-20 सवाल जिनको लिंक किया जाए तो साबित होता है कि हाँ इसी व्यक्ति ने ऐसा किया। और ये BEOS की रिपोर्ट कोर्ट में गई और उस कोर्ट में जो जज थी शालिनी, उनका नाम था शालिनी जोशी नाम था, शालिनी फलसावकर जोशी शायद नाम था पूरा। दुनिया के इतिहास में पहला मामला जिसमें कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या होता है? यह साबित होना किसने अपराध किया है, जिसमें कन्विक्शन प्राइमरीली इसकी रिपोर्ट के बेस पे हुआ। और भी चीजें थी लेकिन ये भी था। और जज ने जजमेंट में 9 पेज लिखे केवल BEOS को क्यों प्रमाण माना इस बारे में, और उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 2010 में, उसके बाद ये सब गवाहियां ही बेकार मान ली गई, तो फिर चीज चेंज हो गई। लेकिन हाँ, और जैसी ये सजा हुई, दुनिया भर के क्रिमिनल जो साइंटिस्ट हैं, क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, उन सब में चर्चा होने लगी, जर्नल्स में आर्टिकल छपने लगे, आरोप लगने लगे भारत सरकार पे, भारत की राज्य पे। कई देश भागे भागे कि हमें भी दो, हमें भी दो, हम भी करेंगे अपने यहाँ। इजराइल ने बहुत इंटरेस्ट शो किया उस समय, और डिबेट थी कि ये ठीक है नहीं है। लेकिन BEOS से कैसे हम पता लगाते हैं? अब जैसे इस केस में सुनने में आ रहा है कि अगला जो स्टेप होगा वो शायद BEOS का होगा और ऐसी रिपोर्ट्स के माध्यम से हम चीज़ों को फाइनलाइज करेंगे।